सो द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन। अब प्रोमोटर ने क्या करा, प्रोमोटर ने अपने सारे काम कर लिए, बट उसमें क्या है, सबसे बड़ा काम था उसको कि हमको कंपनी को रजिस्टर करना है, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना। कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने हम जाते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के पास में। ठीक है, तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के पास में जाके हमारी क्या क्या ज़रूरतें रहेगी, क्या क्या काम हम करेंगे, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला काम, अभी बात हुई थी कि सिंपल एक एप्लीकेशन फॉर्म हमको भरना है। उस एप्लीकेशन के फॉर्म में साथ में दिए हुए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगाना है, रजिस्ट्रेशन फ़ी के साथ में उसको हमको भरना रहेगा। ठीक है, वो भरने के बाद में जब हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो वहाँ से रजिस्ट्रार हमको क्या देगा, एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा कि हाँ आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ये बताने के लिए। देन हमारा जब रजिस्ट्रेशन हो चुका है उसके बाद में हम जब सारे काम कर लेंगे, हमारे पास इनफ पेमेंट आ जाएगा, हमारी मशीनरी हो जाएगी, सब कंप्लीट हो जाएगा, हमने मैनेजमेंट और सब रख लिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसको चालू करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक रेजोल्यूशन पास करेंगे, उसको बोला जाता है रेजोल्यूशन फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो एक रेजोल्यूशन हम बनाते हैं जो कि बिजनेस को चालू करने के लिए बनाया जाता है। उस रेजोल्यूशन की एक कॉपी कहाँ पे जाएगी, रजिस्ट्रार के पास में, कि हाँ हम अब चालू करने के लिए, हमारे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, कमेंस करने के लिए ओके हैं, परिपक्व हैं, हम चालू कर सकते हैं। और जैसे ही हम ये देंगे तो फिर वहाँ से रजिस्ट्रार जो है इसको चेक करने के बाद में एक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट हमको देगा, जिसमें ये लिखा रहेगा कि हम बिजनेस चालू कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहते हैं, कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो हमको साथ में सबमिट करना होते हैं। तो उसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट है और सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA। सो MOA क्या होता है, तो ये वो डॉक्यूमेंट है जो कि कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन, कंपनी का संविधान बनता है। जैसे हमारे भारत का संविधान है, हमारा देश उस संविधान के हिसाब से चलता है। हमारे देश में कुछ भी काम होता है तो संविधान के अंदर लिखा हुआ उसी हिसाब से होता है। ऐसे ही कंपनी का एक संविधान बनता है और उस संविधान को बोला जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, ये वो नींव है जिसपे कंपनी खड़ी हुई होती है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है ना हमारा। सब बताता है कि कंपनी क्या क्या काम करेगी, कौन कौन सा काम करेगी, वो बाहर के वर्ल्ड से, मतलब जो कंपनी के बाहर के लोग हैं उनसे किस प्रकार से बिहेव करेगी। इसमें सब सब लिखा रहता है कि कौन कौन सी जगह पे कंपनी काम कर सकती है, कंपनी के क्या क्या अधिकार रहेंगे और क्या अधिकार नहीं रहेंगे, कौन सी चीज़ कंपनी नहीं कर सकती, कौन सी चीज़ कंपनी कर सकती है। इसमें 6 अलग अलग क्लॉजेस होते हैं। क्या होते हैं? 6 अलग अलग क्लॉजेस होते हैं। सबसे पहला क्लॉज होता है जिसपे कंपनी का नाम लिखा होता है कि हाँ भाई ये कंपनी का नाम है। सेकंड क्लॉज होता है जो ये सब चीज़ें इनकॉर्पोरेट होना कंपलसरी MOA में। सेकंड क्लॉज होता है कि भैया कंपनी का ऑफिस कहाँ पे है, तो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस उसमें लिखा रहता है। थर्ड होता है ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, के क्या क्या ऑब्जेक्ट रहेंगे, क्या कंपनी क्या क्या काम करेगी। फोर्थ रहेगा लाइबिलिटी ऑफ, के कंपनी के दायित्व क्या क्या रहेंगे। ठीक, फिर फिफ्थ रहता है कि कितना कैपिटल है कंपनी के पास में और कंपनी वो कैपिटल कैसे लाई है। और लास्ट होता है एसोसिएशन क्लास या फिर सिग्नेचर क्लॉज, जिसमें जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उन सब के सिग्नेचर्स, उनके नाम, उनके एड्रेस, उनके पते और ये सब चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई होती है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट जो है इसको कम से कम, अगर पब्लिक कंपनी है तो 7 लोग और अगर प्राइवेट कंपनी है तो 2 लोग उसको साइन करते हैं। ये लोग कौन होते हैं? डायरेक्टर्स होते हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है, सेकंड पार्ट होता है, वो होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है ये इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का ही एक सेकेंडरी पार्ट है। इसको हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सेकेंडरी पार्ट बोल सकते हैं। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट में हमारे रेगुलेशंस लिखे होते हैं, रूल्स लिखे होते हैं, बायलॉज लिखे होते हैं। ठीक है, ये बायलॉज जो होते हैं ये हमारे इंटरनल मैनेजमेंट, किस प्रकार से हमारा इंटरनल मैनेजमेंट काम करेगा और अगर वो काम करने में कैसे उसका कंडक्शन होगा, ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी होती है। इसमें कौन से ऑफिसर को, कौन से डायरेक्टर को क्या पावर दी गई है, वो सब पावर हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि सेल्स ऑफिसर है तो वो सिर्फ सेल्स ही देख सकता है, परचेस नहीं देखेगा। अगर वो परचेस मैनेजर है तो वो सिर्फ परचेस को ही पूरा हैंडल करेगा। ये सब चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई होती है। ठीक है, सिंपल सी बात है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बताता है कि हम काम कैसे करेंगे, व्हाट इज़ टू बी डन, क्या करेंगे, है ना। और ये बताता है हाउ इट इज़ टू बी डन, और आर्टिकल बताता है कि कैसे होगा, क्या होगा। मेमोरेंडम बताता है कैसे होगा,
कौन बताता है? आर्टिकल बताता है। ठीक है, ये जो है अगर किसी भी प्रकार से हमारे किसी भी इंटरनल रेगुलेशन में कुछ भी चेंज होते हैं तो उसको हम कहाँ पे चेंज करना पड़ता है? हमको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वही लोग साइन करते हैं जिन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी साइन करा हो। मतलब 7 लोग, वो 7 डायरेक्टर जिन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन करा है इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, और वो 2 डायरेक्टर जिन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन करा है इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हमको जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें कुछ रूल्स होते हैं जो कि टेबल एफ में लिखे हुए हैं कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 के फर्स्ट शेड्यूल में। तो वो कौन कौन से रूल्स है, क्या है, वो देख लेते हैं। पहली बात तो फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो मेमोरेंडम है कंपनी का, उसके फॉर्म्स होते हैं कुछ जो कि कहाँ पे दिए हुए हैं? कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 के सेक्शन 4 सब सेक्शन 6 में टेबल्स ABCDE ऑफ शेड्यूल 1 ये रहते हैं। जो ये तुमको अगर देखना हो तो तुम गूगल पे जाना और इसको सर्च कर लेना। ओके, क्या सर्च करेंगे? टेबल्स A, B, C, D, ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 4 सब सेक्शन 6 ऑफ कंपनीज एक्ट ऑफ 2013, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सर्च करोगे आपके पास में सारे फॉर्म्स आ जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या है। और नेक्स्ट होता है जो फॉर्म होते हैं हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के। ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के फॉर्म जो होते हैं वो उसी शेड्यूल 1 में फॉर्म नंबर्स या फिर टेबल्स नंबर FGHI और J होते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे है? सेक्शन 5 सब सेक्शन 6 ऑफ कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 में। अब इन टेबल्स की एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ होती है? कौन कौन सी टेबल, मतलब कौन कौन से फॉर्म के कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं? तो सबसे पहले बात है टेबल A। टेबल A2 जो E है वो काय का है? हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। और F2J जो है हमारे वो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के फॉर्म। टेबल A कहाँ पे अप्लाई होगी? तो उन कंपनी को जिनकी लाइबिलिटी जो है उनके शेयर से द्वारा लिमिटेड हो। टेबल B वहाँ पे होगी जिनकी लाइबिलिटी जो है उनकी गारंटी द्वारा लिमिटेड हो। टेबल C वहाँ होगी जिसकी लाइबिलिटी कैसी हो? गारंटी, और जिसमें शेयर कैपिटल आता हो। ठीक है, टेबल बी में शेयर कैपिटल नहीं आता है, टेबल बी में शेयर कैपिटल आता है। और टेबल डी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी जिसमें शेयर कैपिटल नहीं होते हैं। और टेबल ई अनलिमिटेड लाइबिलिटी जिसमें हमारे शेयर कैपिटल्स होते हैं। और इसी प्रकार से यही सब चीज़ें ऐसी की ऐसी टेबल ए के साथ में, अगर हम टेबल ए का फॉर्म मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए भर रहे हैं तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए हम टेबल एफ का फॉर्म भरेंगे। ऐसे ही टेबल बी, टेबल जी, टेबल सी, टेबल एच, और टेबल डी, टेबल आई, और टेबल ई, टेबल जे। ये एक बहुत अच्छे से हमारी पाँच वो है, और ये उसमें मैच द कॉलम में पूछा जा सकता है ना, कि कौन से टेबल का फॉर्म कौन से टेबल के फॉर्म के साथ में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कौन से टेबल का फॉर्म और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के कौन से टेबल के फॉर्म में साथ में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके साथ में हमको और क्या क्या देना पड़ता है? तो हमको रजिस्ट्रेशन के टाइम में एक और लिस्ट देनी पड़ती है जिसमें सारे डायरेक्टर्स के नाम, उनके पते और ये सब चीज़ें लिखी हों। ये लिस्ट में डायरेक्टर्स का नाम होता है, उनके एड्रेस होते हैं, उनकी डिटेल्स होती है कि वो कौन कौन है उन्होंने, और उनका कंसेंट का भी एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें उन्होंने साइन करा होता है कि हाँ मैं इस कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, नेक्स्ट रिटर्न कंसेंट जो डायरेक्टर के हैं इनकी सबकी कॉपियाँ। उसके बाद में होता है कि हमारे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, किसके नाम पे है, कंपनी के नाम पे या किसी डायरेक्टर के नाम पे। अगर किसी डायरेक्टर के नाम पे है तो उसको कंपनी के नाम पे ट्रांसफ़र करा हुआ होगा। तो ये सब चीज़ें हमको देनी पड़ती है। ये जो रजिस्टर्ड ऑफिस का रहता है इसको हमको इनकॉर्पोरेशन के 28 दिन बाद में भेजना होता है। क्यों 28 दिन तक भेजना होता है उसको समझना ध्यान से। सपोज करो मैंने कंपनी के लिए एक प्लॉट खरीदा, इस प्लॉट पे या एक ऑफिस की बिल्डिंग खरीदी, इस बिल्डिंग में मेरा ऑफिस होगा कंपनी का। अब कंपनी क्या होती है, हमने पढ़ा था कि कंपनी जो है एक इंडिविजुअल पर्सन है जो कि दिख नहीं सकता है, एक अदृश्य आदमी है जो कॉन्ट्रैक्ट में आ भी सकता है और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ भी सकता है। ये सारे काम वो कर सकता है, लॉ लीगली है ना, बाय लॉ एक बना हुआ एक सेपरेट एंटिटी है। अब कंपनी सेपरेट एंटिटी कब बनेगी? जब उसको रजिस्ट्रेशन होगा तब। अब बिना रजिस्ट्रेशन के कंपनी के नाम पे मैं कैसे ऑफिस ले लूँ? ले सकता हूँ क्या? नहीं ले सकता। तो क्या करते हैं, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमको मिलता है
तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमको बताता है कि ये कंपनी नाउ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, फ्रॉम दिस टाइम ऑनवर्ड्स, दिस कंपनी इज नाउ अ रजिस्टर्ड कंपनी एंड बाय लॉ इट इज़ अ पर्सन। ओके, तब वो कंपनी और उस कंपनी की सील का यूज़ करते हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस ऑफिस को खरीदते हैं जिस ऑफिस में हमारा रजिस्टर्ड एड्रेस रहेगा, और उसको खरीद के उसका पूरा काम करके 28 दिन में हमको वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ सबमिट करने पड़ते हैं कि भैया ये हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफिस रहने वाला है। ठीक है, अब उसके बाद में आता है स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन मतलब वैधानिक जो हमारी डिक्लेरेशंस होती है वो सब। तो उसमें हमारी क्या राइटिंग में लिखा होता है कि हम किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन हुआ है हमारा, और हमने क्या क्या चीज़ें सबमिट करी है। और ये डिक्लेरेशन जो होता है इसको एक एडवोकेट करता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट हो या फिर एक अटर्नी करता है जो कि हाई कोर्ट के पहले आया हो। ठीक है, और उसके बाद में उसके साथ साथ में और कौन कर सकता है, एक सीए कर सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इसको कर सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती है, एक स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन डालते हैं। फिर एक और डिक्लेरेशन डालते हैं शेयर्स का, कि भैया हमारे शेयर्स जो है डायरेक्टर्स को सबमिट करना पड़ता है कि उनको उनके शेयर्स मिल चुके हैं। अब मैं डायरेक्टर बना हूँ, मैंने मेरा पैसा दिया, तो ऑब्वियस सी बात है उस पैसे के एवज में मुझे उस कंपनी के कुछ परसेंट शेयर्स दिए होंगे, तो वो मुझे मिले हैं या नहीं मिले हैं, तो उसका एक डायरेक्टर अपने को देता है कि हाँ वो मुझे मिल चुके हैं। फिर उसके अलावा क्योंकि पब्लिक कंपनी है, अगर प्राइवेट है तो ख़त्म हो जाता वहीं का, पर अगर पब्लिक कंपनी होती है तो उनको पब्लिक को भी वो बेचने हैं, तो उसके लिए उनको क्या बनाना पड़ता है, प्रॉस्पेक्टस बनाना पड़ता है। तो वो प्रॉस्पेक्टस भी हमको क्या करना पड़ता है, सप्लाई साथ में हमारे जब हम उसको देंगे तो वहाँ पे हमको रजिस्ट्रार ऑफिस में उस प्रॉस्पेक्टस को भी सबमिट करना पड़ता है। और जो हमने फ़ी अगर सबमिट करी है तो उस प्रिस्क्राइब फ़ी के लिए जो रजिस्ट्रेशन की फ़ी सबमिट करी है उसके साथ में उस फ़ी की कॉपी भी लगानी पड़ती है कि हाँ भैया हमने ये फ़ी भी जमा कर दी है आपकी। ठीक है, फिर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होता है रजिस्ट्रार के द्वारा। रजिस्ट्रार जब सब देख लेता है, सब चीज़ ओके पाता है, तो एक वो क्या करता है, एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको रजिस्टर करके दे देगा। अब क्या क्या होता है, जैसे ही इनकॉर्पोरेट होकर आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलता है तो सबसे पहला काम होगा कि आपकी जो कंपनी है वो एक लीगल एंटिटी बन जाती है। क्या बन जाती है, एक लीगल पर्सन बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सिग्नेचर करते हैं और वो लोग क्या बन जाते हैं, मेंबर बन जाते हैं कंपनी की, और उसके कारण से कंपनी कैसी एग्जिस्टेंस में आती है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस में आ जाती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चल सकती है। ये सर्टिफिकेट जो इनकॉर्पोरेशन है वो बताता है कि जो ये कंपनी है इसने गवर्नमेंट की जितनी भी वैधानिक नीतियां हैं उन सबको फॉलो करा है, उस रिक्वायरमेंट को फॉलो करके ही ये बनी है। सेकेंड, ये कंपनी को किस प्रकार से फंक्शन करना पड़ेगा, तो वो जो MOA और AOA हमने सबमिट करा है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो हमने सबमिट करा है, उसके हिसाब से हमको वर्क करना पड़ेगा। ये उसके हिसाब से वहाँ पे बन जाता है। ये जो कंपनी पब्लिक है प्राइवेट है, ये कहाँ पे लिखा होगा, तो ये उसी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे लिखा होता है कि ये कंपनी किस प्रकार की कंपनी है। अब कैपिटल कैसे आया, कैपिटल कहाँ से आया, नेक्स्ट चीज हो गया, इनकॉर्पोरेशन हो गया, कैपिटल लाना जरूरी है, तभी तो हमारा कमेंसमेंट होएगा। कैपिटल आएगा जभी तो हम सब चीज़ें खरीद पाएंगे, है ना भाई। हमने यहाँ तक तो प्रमोटर ने अपने जेब से पैसा लगा लिया, यहाँ तक तो प्रमोटर ने अपने जेब से पैसा लगा लिया। अब क्या चाहिए, अब हमारी कंपनी को चाहिए कि हमारी कंपनी चालू होने के लिए हमको मशीन्स लानी है, हमको उन मशीन्स को सेटअप कराना है, बिल्डिंग्स चाहिएगी, जो लैंड रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करना है, और इन सब चीज़ों के लिए हमको क्या चाहिएगा, पेमेंट। और उस पेमेंट को लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल चाहिएगा। कैपिटल कहाँ से लाएंगे, कैपिटल आता है शेयर्स के सब्सक्रिप्शन से। हम उनको शेयर्स देंगे, शेयर्स के आवाज में हम उनसे क्या लेंगे, कैपिटल लेंगे, पेमेंट लेंगे। उसका सिंपल सी बात है, एक कंपनी जब तक नहीं कर सकती जब तक उसका पास में बोरोइंग पावर्स नहीं होती, जब तक वो कमेंस नहीं कर सकती अपने बिजनेस को। तो अब उसके लिए क्या करता है, एक डिक्लेरेशन जो है डायरेक्टर द्वारा बनाया जाता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को दिया जाता है, और उसमें हर सब्सक्राइबर को जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के इसमें जिसने शेयर की वैल्यू पे करी है वो सब वहाँ पे लिखे होते हैं कि कितने कितने सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कितनी कितनी वैल्यू दी है, उनको हम कितने कितने शेयर देने वाले हैं। ये सारी चीज़ें हम वहाँ लिख के एक डिक्लेरेशन बना के देते हैं। और कंपनी को रजिस्ट्रार के पास में एक वेरिफिकेशन भी देना पड़ता है, अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का एक वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है कि ये हमारा है।
मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है? तो भैया किसी भी बिजनेस को चालू करने से पहले हर पब्लिक लिमिटेड कंपनी को एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन बनाने पड़ते हैं, ताकि उनके पास में कभी भी फंड की शॉर्टेज ना आए। मतलब अगर आपने बोला कि हम 2 करोड़ रुपए की कंपनी, हमारा जो मिनिमम है भैया 2 करोड़ रुपए चाहिएंगे, तो जिस दिन तक आपके पास 2 करोड़ रुपए के शेयर्स आप सब्सक्राइब नहीं करवा दो, आपके पास उतना कैपिटल नहीं आता जब तक आप अपना बिजनेस कमेंस नहीं कर सकते। तो ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन रहता है जो हमको कंप्लीट करवाना रहता है। ठीक है, कहाँ पे लिखा रहता है? तो ये सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 में मिनिमम सब्सक्रिप्शन का वो अमाउंट है जो कि प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है। ये मिनिमम अमाउंट है जो कि सब्सक्राइब करना पड़ता है। इसको चेक के द्वारा या फिर इंस्ट्रूमेंट मतलब डिमांड ड्राफ्ट या फिर बैंक ऑर्डर या फिर पेमेंट ऑर्डर, ये सब जो होते हैं हमारे, ये इनको बोला जाता है इंस्ट्रूमेंट्स। क्या बोला जाता है? इंस्ट्रूमेंट्स। तो अगर कभी क्वेश्चन आए कि भैया इंस्ट्रूमेंट के 2-3 एग्जांपल दे दो, तो ये आप लिख सकते हैं ना, जैसे कि बैंक ऑर्डर्स, डिमांड ड्राफ्ट, पेमेंट ऑर्डर्स, है ना, ये सब चीज़ें हम लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारे जो सेबी है, उन्होंने यहाँ पे बताया है कि भैया सेबी क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इन्होंने प्रिस्क्राइब करा है कि कंपनी को कम से कम 90% उसके शेयर्स के 90% अलॉट करना कंपलसरी है, तो ही वो चालू कर सकता है। कितने? 90% ऑफ द शेयर्स। ठीक है, अब बिजनेस चालू कैसे चालू होगा? भाई पेमेंट आ गया हमारे पास में, अब हम बिजनेस को चालू करने वाले। तो बिजनेस को चालू करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा? तो बिजनेस को चालू करने से पहले हमको सिंपल है कि एक बैठक करनी पड़ेगी डायरेक्टर्स की, और उस मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास होएगा, जो कि रेजोल्यूशन बोलेगा कि हम लोग इसको चेयरमैन बना रहे, इसको बैंकर बना रहे, इसको हमारा ऑडिटर बना रहे, इसको हम सेक्रेटरी बना रहे, ये लीगल एडवाइज़र है, ये ब्रोकर है, ये बैंकर है, ये हमारे मैनेजर है, ये हमारे ये हैं, ये सब चीज़ें वहाँ पे डिसाइड हो जाती है। ये सब डिसाइड होने के बाद में हम वहाँ पे उस रेजोल्यूशन में और क्या क्या चीज़ें डिसाइड करते हैं, तो हम वहाँ डालते हैं कि भैया हमारे कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे, हम कहाँ कहाँ से चीज़ें करेंगे, हमारा प्रॉस्पेक्टस किस प्रकार से बना हुआ, और हमारी कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ रहेगी, हमको उनको कहाँ से लेना है, हम हमारे प्रॉस्पेक्टस की पब्लिसिटी कैसे करेंगे, एडवर्टाइजमेंट कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें उस रेजोल्यूशन में लिखा होता है। तो उस मीटिंग में ये सारी चीज़ें डिस्कस होती है ना। को हमारे पास में पैसा आएगा तो उस पैसे को हम कहाँ एप्लीकेबल करेंगे, किस प्रकार से हम ये देंगे। एक रेजोल्यूशन आएगा कि भैया हमने एप्लीकेशन की मनी भरी थी तो उसकी रिसिप्ट आ गई है, रिसिप्ट की फोटोकॉपी हमको इसमें लगाना है। ये सब चीज़ें हम वहाँ पे रेजोल्यूशन करेंगे, और उस सब जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उनके सबके अलॉटमेंट लेटर्स, उनके शेयर सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ों के रेजोल्यूशंस देके ये सब रेजोल्यूशंस को एक बंच बनाएंगे, और रेजोल्यूशंस कहाँ पे जाके देंगे? रजिस्ट्रार के पास में सबमिट होएगा। फिर रजिस्ट्रार हमको एक क्या देगा? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, दैट यस यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस नाउ। ठीक है, अब रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या होते हैं? तो कंपनी को सबसे पहले या तो प्रॉस्पेक्टस या फिर उस प्रॉस्पेक्टस की जगह पे एक स्टेटमेंट आता है, उसको बोला जाता है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, उसको हम वहाँ पे सबमिट करना ज़रूरी होता है हमको रजिस्ट्रार के पास में। फिर जो शेयर्स हैं उसका पूरा पेमेंट आपके पास आ जाना चाहिए, होल अमाउंट आ जाना चाहिए, और उसको सब्सक्रिप्शन, जिसने उस शेयर को सब्सक्राइब करा है, उस सब्सक्राइब 4 बार बोल दिया हूँ, तो जिसने उस शेयर को सब्सक्राइब करा है, उस बंदे के पास में उसके शेयर्स का अलॉटमेंट लेटर पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद किसी भी प्रकार का कोई मनी नहीं बना है जो कि एप्लीकेशन के लिए हमको पेबल हो सके, शेयर्स के लिए, डिबेंचर्स के लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए, किसी भी प्रकार के उसमें अगर हम उसको देने में फेल हो जाते हैं, या रेफ्यूज़ल है, या फिर वहाँ पे परमिशन नहीं है शेयर देने की, तो हमको वहाँ पे इसको स्टॉक एक्सचेंज में हमको रिकॉग्नाइज करवाना पड़ता है कि हाँ ये इस प्रकार से ऐसा ऐसा हुआ है। फिर हमको क्या मिल जाता है? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिलता है। तो क्या क्या स्टेजेस है कंपनी के? तो देखो एक यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है। ओके, ये टेबल बहुत बढ़िया है। इस एक टेबल में हमको सब चीज़ मिल जाती है। सबसे पहले हम प्रमोशन करते हैं, तो प्रमोशन में हम क्या क्या करते हैं? एक आइडिया बनाते हैं, फिर हम डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, फिर हम कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं, फिर उनके एग्रीमेंट्स लेते हैं, फिर हम लाइसेंस लेते हैं डिपार्टमेंट से,
और हमारा काम चल, फिर हम लोग क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो जो हमने डॉक्यूमेंट्स बनाए थे पहले, उसमें सेकंड पार्ट में हम जाके उन डॉक्यूमेंट्स को रजिस्ट्रार के पास में सबमिट करते हैं। उसके साथ साथ में क्या क्या सबमिट करते हैं, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रॉस्पेक्टस या फिर स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, सिक्योरिटी डिक्लेरेशन और पेमेंट की फ़ी या रजिस्ट्रेशन की फ़ी जो हम भरते हैं उसकी रिसिप्ट, ये सब भरते हैं। नेक्स्ट है थर्ड, फिर सब्सक्रिप्शन कराते हैं कैपिटल का। तो उसका मतलब क्या है कि भैया एक रिसिप्ट देते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट की। पेमेंट ऑफ शेयर्स मनी बाय डायरेक्टर, भाई डायरेक्टर ने जो शेयर उन लोग को दे मिले हैं, उन शेयर्स का पैसा हमको देते हैं। फिर उस शेयर को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं और हमारे उन पैसों के एवज में उनको हम लोग क्या करते हैं, शेयर्स को अलॉट करते हैं और उसकी रिसिप्ट देते हैं। और फिर उन सिक्योरिटीज़, अगर हमने कहीं स्टॉक एक्सचेंज में अगर कोई सिक्योरिटीज़ की लिस्टिंग करी है तो वहाँ लिस्टिंग करवाते हैं और उस लिस्टिंग की भी सब चीज़ हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। और ये फिर सारी चीज़ें हम किसको सबमिट करते हैं, वापस से रजिस्ट्रार को। फिर रजिस्ट्रार कमेंसमेंट के लिए हमको एक कंफर्मेशन देता है, उसके लिए हम अपॉइंटमेंट कराते हैं पहले सबके, उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं। फिर हम हमारे प्रॉस्पेक्टस की पब्लिसिटी करते हैं। हम जो जिन को अलॉटीज़ हैं उनको हम लोग रिफंड करते हैं उनके पैसों को। फिर डायरेक्टर्स एक डिक्लेरेशन देते हैं, उस डिक्लेरेशन को लेके हम कहाँ जाते हैं, वापस सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रार के पास में, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास में, और वहाँ से हम लेके आते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। सिंपल, इतने से हमें जो हमने इतना सारा पढ़ा वो सब आ गया। चलो अब नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। कंपनी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सबसे बड़ा है MOA और AOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये, जो है हमारी कंपनी का कैरेक्टर बताता है, हमारी फंडामेंटल कंडीशंस बताता है जिसके ऊपर कंपनी बनी है। हमारी एक तरीके से नींव होता है कंपनी की, फाउंडेशन होता है कंपनी की। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं,